Hello to all. Today I am going to take the lecture number 2 of the solution series of very famous book of J Mathematics, that is Black Book. So now we have the question number 4, and here I will say again that those students who are using this book can take the benefit from this video. Okay, from this solution series also. Now, here the question number 4 is saying that find the number of real ordered pairs x y for which this equation holds. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 16 पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक मिनिमम प्राइम फैक्टर 16 का जो मिनिमम प्राइम फैक्टराइजेशन उसको आप यूज कर लो। टू पावर ये बनेगा आपका 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 पावर 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से अगर इनको मैं इस चीज़ को अगर मैं m बोलता हूँ और इस चीज़ को अगर मैं n बोलता हूँ तो दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू 2 पावर m प्लस 2 पावर n इक्वल टू 1 एंड द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज व्हेन m इक्वल टू n इक्वल टू -1। You can check it easily. 2 power -1 plus 2 power -1 1 by 2 plus 1 by 2, this will be 1. So the only solution will be m equal to n equal to -1. Now what was m? m is 4 times x square plus y equal to, this is m and this should be -1. So m, this is m and that will be equated to -1. And same here for 4 times x plus y square, this will also be equal to -1. यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट निकला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू आएगा -1/4 एंड फॉर हियर एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1/4 अगेन। नाउ सी हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, हमें पॉसिबल ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स काउंट कर रहे हैं तो कितने आ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू -1/4, ये कब हो सकता है, -1/4 कब आ सकता है। तो मेरे पास एक ही कंडीशन है कि अगर हमारे पास -1/2 और +1/4 हो गया तब मेरे पास ये आपका -1/4 बन सकता है। मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई को -1/4 लिख रहा हूं तो ये इंडिकेट ये करता है कि हमारे पास वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, -1/2, और एक्स की प्लस -1/2 दोनों में से कोई भी हो सकती है। बिकॉज एक्स स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/4 आपका क्या रिजल्ट मिलेगा, -1/4। तो हमारे पास ये अल्टीमेटली, और यहाँ से कितने ऑर्डर पेयर्स आ गए, एक्स आपका एक बार क्या है 1/2, वाई आपका क्या है -1/2, and here the second order pair is -1/2 comma -1/2. Now the second equation is x square plus y equal x plus y square equal to -1/4। यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज है, x आपका हो सकता है -1/2, y हो सकता है आपका प्लस -1/2। x is -1/2 and y is equals to +-1/2 +-1/2। यहाँ से हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं -1/2 कॉमा वाई एक बार प्लस एक्स तो नेगेटिव है ही -1/2। तो द कॉमन ऑर्डर पेयर बिटवीन दीज टू इज -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो बिकॉज वी हैव टू फाइंड द कॉमन सोल्यूशन। तो इन दोनों इक्वेशंस में जो कॉमन ऑर्डर पेयर है जो इस दोनों को फॉलो करता है दैट इज -1/2 -1/2, और ये आपका कॉमन सोल्यूशन निकल के आ रहा है। तो मेरे पास ऐसे ऑर्डर पेयर्स के नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं दैट इज इक्वल टू ओनली 1, बिकॉज हमारे पास एक ही है -1/2 और कॉमा -1/2, यही आपका एक ऑर्डर पेयर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स द आंसर इज 1। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5th। Question number 5th is saying that the complete range of value. Question number 5th is the complete range of A such that 1/2 power mod x equal to x square minus A is satisfied for maximum values of x, maximum number of
नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। सो द क्वेश्चन इज, ए की मुझे रेंज बतानी है जहां पर ये क्वेश्चन इज सेटिस्फाइड फॉर मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एक्स। तो मेरे पास अप्रोच क्या है, इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली अप्रोच करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि एक इक्वेशन इधर वाली है, एक इक्वेशन में दो पार्ट है, एक एलएचएस और एक आपका आरएचएस है। तो एक दोनों आपकी कहीं ना कहीं, एक ये पैराबोला टाइप का दिख रहा है, ये आपका पैराबोला, और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमारे पास एक मैं बोलता हूँ 1/2 पावर मॉड एक्स, दूसरे में बोलता हूँ y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए। So these two curves we will draw and then the maximum number of values के लिए हम वहाँ पे maximum number of solutions को ढूंढेंगे और वो उस कंडीशन पे एक एक बाउंड्री क्या होती है वो हमें आंसर करना है। तो यहाँ से मेरे पास पहली चीज़ निकल के आ रही है कि हमारे पास ये चीज़, आप देखो कि जो इसका बेस है हमारा y1 है 1/2 पावर मॉड एक्स। तो इसका जो बेस है, अब यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर बेस आपका 0 से 1 के बीच में होगा देन यू विल हैव द ग्राफ लाइक दिस, और अगर ए आपका 1 से बड़ा हुआ तो ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। सो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो नाउ अब यहाँ पे बेस क्या, मेरा बेस आपका हाफ है, तो हमारे पास ये वाला सीन आएगा। तो यहाँ से मेरे पास अगर इसको मैं इस ग्राफ को मैं ड्रॉ करने के लिए चलता हूँ तो एक तो हमारे पास ये सीन आएगा कि x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पर 1/2 पावर 0 होगा, 1 ही आने। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ निकल के आती है, ऐसे कुछ ये ग्राफ का पोर्शन निकल के आएगा। दिस इज अ ग्राफ ऑफ 1/2 पावर x ओनली, नॉट 1 मॉड x। दिस इज अ ग्राफ ऑफ 1/2 पावर x। नाउ अगर x से हम मॉड ऑफ x माइनस ए, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर x से मॉड ऑफ x माइनस ए मैं चेंज करता हूँ तो इस सिचुएशन में x इक्वल टू जो a की लाइन होती है उसके बाद ग्राफ सिमेट्रिक हो जाता है। लाइक अगर हमारे पास x इक्वल टू a की लाइन ये है तो इसके बाद जो ग्राफ होगा वही ग्राफ इधर भी होगा, कुछ ऐसा सीन रहता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि x से चेंज हुआ है मॉड x, यहाँ पे 1/2 पावर x है और ग्राफ में ड्रॉ करना 1/2 पावर मॉड x का। तो मॉड x में जो चेंज हुआ है उसमें x माइनस 0 दिख रहा है, मतलब ये आपका x माइनस 0 टाइप का, मतलब इस तरह से चेंज दिखा हुआ है, इस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसका मीन ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, x इक्वल टू 0 के अबाउट ये ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इट मीन्स दैट जो x पॉजिटिव के लिए साइड में जो ग्राफ अवेलेबल है वो ग्राफ हमारा रहने वाला है, ये ग्राफ अपना है, बाकी ग्राफ सपना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये नहीं रहेगा अब ग्राफ में, और ये वाला पार्ट हमारा इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/2 पावर मॉड x। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। नाउ अदर कर्व इज व्हिच इज पैराबोला। तो अगर यहाँ से मैं जनरली इसको बनाता हूँ तो y2 प्लस a इक्वल टू कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। और यहाँ से जो वर्टेक्स देखने को मिल रहा है -a,0, ये क्लियरली आपको विजिबल होगा। तो यहाँ से अगर मैं वर्टेक्स को लेकर चलता हूँ जीरो कॉमा माइनस ए, एंड दिस इज ऑब्वियसली 1, 0,1। अब इन दोनों में जो इंटरसेक्शन है वो मैक्सिमम 2 टाइम्स है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो मतलब दोनों कर्व्स के बीच में मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि ए की बाउंड्री मुझे बतानी है, वो कब कब ऐसा होगा जब हमारे पास मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास ए की क्या बाउंड्री है। तो अगर मैं, ठीक है, वर्टेक्स हमारा यहाँ पे हमेशा रहने वाला नहीं है, तो 0 माइनस ए कैन चेंज इट्स प्लेस, तो 0 माइनस ए यहाँ भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए वर्टेक्स आपका बदलता है, तब भी 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, पहले वाले केस में 2 सॉल्यूशन थे, अभी भी 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। मीन्स अगर ये वर्टेक्स आपका ये वाला जो पॉइंट है 1 वाला, यहाँ तक अगर इससे कम है, 1 के इक्वल नहीं हुआ, तब तक मेरे पास क्या आ रहा है, 2 सॉल्यूशंस आते रहे, एंड विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब मेरे पास ये एक सीन निकल के आया कि जो माइनस से होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एक्चुअली ये 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 होगा तो यहाँ से फिर एक ही सोल्यूशन आएगा। तो वो 2 पहले मिल रहे थे, अब 1 मिल रहे हैं, तो मैक्सिमम वाले केस हम अवॉइड कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट माइनस ए, ये जो माइनस ए है ये आपका 1 से छोटा होना चाहिए हमेशा। ये वर्टेक्स आपका माइनस ए, ये आपका माइनस ए वेरी करेगा, तो माइनस ए आपका होना चाहिए 1 से छोटा। बहुत ही क्लियर सा ये आपका विजिबल हो रहा होगा पूरा कि ये जो माइनस ए वेरी करेगा। अब माइनस ए ये आपका एक नंबर है,
तो ये वेरी करना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, तभी हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ, जो कि आपका 2 है, उतने सोल्यूशंस आएंगे। इट मीन्स दैट दिस विल बी, अगर ए की बात करेंगे तो -1 से बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब -1 टू इन्फिनिटी। ए के रेंज हमारे पास क्या आ गया, -1 टू इन्फिनिटी। दिस इज द रेंज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन विल हैव maximum number of solution which is actually 2. Okay, this was the question number 5th. Now coming to question number 6. Question number 6 is saying that एक फंक्शन है f from, question number 6, f from R to R defined by fx equal to 2x plus gif of x plus sin x cos x. Okay, so this is the function and we have to check the one-oneness and onto-ness of this function. Means ये one-one है या onto है या दोनों है, इस तरह के ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, तो मुझे इसको चेक करना। और ये आपका है GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन sin x cos x plus 2x। तो अब यहाँ से वन-वननेस चेक करने के लिए मेरे पास इंजेक्टिव, मतलब वन फंक्शन का होना इंजेक्टिव फंक्शन ही बोला जाता है। तो इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं कि हम इसको डैश कर लेते हैं। देखो अब हमारे पास एक चीज ये है, जो GIF होता है वो हमेशा इंटीजर होता है। दिस पार्ट इज एक्चुअली इंटीजर, मीन्स एक कांस्टेंट होगा। तो अब जो इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए हमारे पास अप्रोच होता है, दैट इज कि एफ डैश निकालो और वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, उसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि हमारे पास फंक्शन आपका 1-1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम यहाँ एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो ध्यान से देखना कि जो ये पार्ट है ये आपका कांस्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी 1 प्लस या 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस पे जाओगे तो ये आपका डेरिवेटिव इसका जो होगा 0 ही होने वाला है। क्लियर? तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 और इसका डेरिवेटिव आएगा, इसको एक्चुअली मैं चेंज कर सकता हूँ इस फंक्शन को, ये बन जाएगा आपका, इसमें मैं 1/2 और इसमें 2 कर ले रहा हूँ, 1/2 और 2। तो दिस पार्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/2 sin 2x। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना इस बात को कि अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया है। 2 प्लस 1/2 इस पार्ट का, क्योंकि हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, तो इस पार्ट का हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यह आएगा आपका cos 2x इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 प्लस cos 2x। अब ये पार्ट होता है -1 से 1 के बीच में। cos 2x की जो रेंज होती है किसी भी cos या sin फंक्शन की, तो -1 to 1 होता है। अब इसमें कितना भी नेगेटिव तुम ऐड कर लो, बस ये हमेशा रहेगा पॉजिटिव ही। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि f डैश x क्या है, पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, मतलब हमारे पास फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कुछ ऐसा सीन है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, मैंने एक रैंडम फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ से क्लियर होगा कि फंक्शन हमारा 1-1 है। ठीक, अब ये कह रहा है कि ऑन टू के बारे में बताओ। ऑन टू के बारे में तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। ऑन टू के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, मतलब रेंज निकालना पड़ेगा, और रेंज हमारे पास फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन दे रखा है, तो कोडोमेन हमारा आर है, तो पूरा रेंज हमारा आर आना चाहिए, तब हमारे पास फंक्शन को हम ऑन टू बोलेंगे। अब इस केस में हमारे पास क्या कंडीशन अवेलेबल है कि मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, लाइक x इक्वल टू, अब ध्यान से देखना इस बात को, x इक्वल टू 1 लिया हमने, तो 1 पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालता हूँ, मीन्स f ऑफ 1 माइनस और f ऑफ 1 प्लस अभी निकालूंगा मैं। तो 1 माइनस पे लिमिट हमारे पास क्या आएगी, 2, 1 माइनस h करके आप लिमिट पुट करोगे तो आपका 2 ही निकल के आएगा, अप्रोचिंग वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट। और प्लस 1 माइनस का, किसी भी 1 माइनस के नंबर का GIF क्या होगा, 0, प्लस यहाँ से आएगा हमारे पास, दिस वाज एक्चुअली sin x cos x। I have converted this for easy to differentiate, so this will be sin 1 and cos 1। I think this is clear, because f of 1 माइनस पे इसका लिमिटिंग वैल्यू 2 होगी, अगर ये 1 माइनस तरफ अप्रोच करा तो ये आपका 2 की तरफ जाएगा, और ये आपका 1 माइनस में कोई भी नंबर होगा उसका GIF 0 आएगा, sin 1 cos 1। क्लियर? दिस इज अप्रोचिंग वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट। अगेन f ऑफ 1 प्लस क्या आएगा, 2। क्लियर?
और 1 प्लस नंबर का जो GIF होता है वो कितना आता है, 1 आएगा, प्लस साइन 1 कॉस 1। तो यहां से मेरे पास आ रहा है 3 प्लस साइन 1 एंड कॉस 1। नाउ अब इस क्वांटिटी, ये देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में इक्वल है, तो दिख रहा है कि एफ ऑफ 1 माइनस 2 प्लस पे जा रहा है, 2 प्लस सेम नंबर सेम क्वांटिटी पे जा रहा है, एफ ऑफ 1 प्लस 3 प्लस सेम क्वांटिटी पे जा रहा है। तो अगर इसको ग्राफिकली हम समझें तो मेरे पास ये हो सकता है कि अगर हमारा ये हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस अगर हम आ रहे हैं, 1 माइनस अगर हम अप्रोच कर रहे हैं, तो मेरे पास ये 2 प्लस समथिंग है, ये इक्वल पार्ट है, तो इसको मैं ऐसे ही समथिंग बोल करके डेल्टा कंसिडर कर लो, आप डेल्टा बोल दो कि 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा। तो 1 माइनस से अप्रोच कर रहे हैं, अगर हम 1 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 2 प्लस डेल्टा। तो मान लेते हैं कि आपका 1 माइनस पे कुछ ऐसे हमारे पास वैल्यू ग्राफ ऐसे आ रहा था, और कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे कुछ 2 प्लस डेल्टा मिल रहा है, 2 प्लस डेल्टा। नाउ अगर 1 के राइट साइड से हम आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जंपिंग देखने को मिल रही है। 1 पे भी डिफाइन होगा फंक्शन, ऐसा नहीं 1 पे डिफाइन नहीं होगा, बट अभी के केस में हमारे पास लेफ्ट से और राइट से डिफरेंट लिमिट्स आ रही हैं, वो आपके सेम नहीं है। तो कुछ ऐसा पार्ट आएगा, ये इसको मैं बोल रहा हूँ 3 प्लस डेल्टा, जो है चीज एक्चुअली 3 प्लस सेम पार्ट। अब ये ग्राफ आपका पहले ही डिसाइडेड है कि इंक्रीजिंग है, और ये लौट के नहीं आने वाला, मतलब ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, और ये कन्वर्ट रिवर्स होकर के ऐसे नहीं आने वाला। तो इस केस में मेरे पास ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका रेंज में से हट रहा है, मतलब ये पार्ट इमेज में नहीं कवर हो रहा है। इट मीन्स दैट अब ये भी आर है, आर क्रॉस और से लाइन तैयार होती है, तो यहां से मेरे पास हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें रेंज लिखना होगा तो मैं इस आउटपुट से इस आउटपुट के बीच में से ये पार्ट हटाऊंगा। तो आर में से छोटा करेंगे, आर को हम छोटा करेंगे, तो जो हमारा कोडोमेन है वो आर है, और रेंज के लिए आर में से हम कम करना चाहेंगे, तो रेंज और कोडोमेन आपका इक्वल नहीं होगा किसी भी केस में। तो दैट्स वाई फंक्शन आपका ऑन टू नहीं कहा जाएगा। तो ये एक इसका डिस्क्रिप्शन है, और इसका रीजन है कि दैट्स व्हाई द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सो दिस वाज द क्लियर डिस्कशन। ओके, आर हमारा कोडोमेन है, और जब भी हम रेंज लिखने जाएंगे तो आर में से कुछ पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा, लाइक दिस। ये तो 1 पे था, बाकी हमारे पास 2 पर भी आ सकते हैं, 3 पर भी ऐसे ऐसे केस रहेंगे, तो हमारे पास इन पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो ये पार्ट, ये सेट और ये सेट आपका इक्वल नहीं है, तो इस मीन्स ये फंक्शन आपको ऑन टू नहीं बनाएगा। ठीक है, तो फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is saying that maximum value of, question number 7 is maximum value of sec inverse 7 minus 5 x square plus 3 अपॉन में लिखा है 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है भाई, क्लियर? तो ये इसकी मुझे बतानी है मैक्सिमम वैल्यू। नाउ अगर इस पार्ट को हम बाइफरकेट कर ले जाए तो मेरे लिए कुछ आसानी होगी, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिख रहा है, हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। तो ठीक है, हम थोड़ा इस पार्ट को मैं ब्रेक करता हूँ थोड़ा सा, कि ये जो लिखा हुआ है 7 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, 7 माइनस 15 माइनस 8 अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, इतना बनेगा। और इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 जैसा नीचे दिख रहा है वैसे ही आप ऊपर साइड में न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करो। तो मेरे पास क्या क्या गुणा भाग हो सकता है, -5 कॉमन कर लो एक्स स्क्वायर, और इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, +2 कर देते हैं, बाद में फिर देखेंगे एडजस्ट करेंगे क्या है। -5 × 2 कितना आएगा, -10, और उसमें अगर मैं +2 कर दूं तब ये -8 बैलेंस हो जाएगा। नाउ दिस इज क्लियर, अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ से अगर मैं इसको रैंडमली ब्रेक करूंगा तो 5/2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो दिस इज द ब्रेकिंग पार्ट ऑफ इनपुट। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि यहाँ से जहाँ अब इसको मैं देखता हूँ क्या 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 सीन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा, हमेशा 2 से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा आता है, दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये इसका रेसिप्रोकल लिया गया है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल बी
ये आपको पता होगा कि जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी आपकी इन्वर्ट हो जाती है। और -5/2 एडेड है, मतलब मीन्स जैसा यह दिख रहा है जिस शक्ल का, वैसी शक्ल वहाँ बनाना चाह रहा। तो -5/2 प्लस 1/x² प्लस 2 1/2 -5/2। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये -5/2 प्लस 1/x² प्लस 2, और ये आएगा आपका -2। ठीक है, 1 -5 -4/2 -2 आ जाएगा। तो अब यहाँ से, अब इसमें किसकी नीड है, ओनली सेक इनवर्स की। और अगर सेक इनवर्स फंक्शन की अगर नीड है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई, तुम्हारे पास आई थिंक ये -2 के आसपास, सेक इनवर्स -2 के सेक इनवर्स -2 का ही जो आउटपुट होगा वही आपका आंसर होगा। बट हमें ये चेक करना चाह रहे हैं ग्राफिकली इसको मैं अगर समझने की कोशिश करूँ, तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जो यहाँ ब्रेकिंग करी है। तो अगर इसको मैं ग्राफिकली समझने की कोशिश करूँ तो जो सेक इनवर्स का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा जाता है, 0 से पाई के बीच में होगा। ये 0 की लाइन है, ये आपकी पाई की लाइन है। ठीक है, π/2 भी होल्ड नहीं करेगा, यहाँ पे है आपका -1, यहाँ पे आपका 1। तो यहाँ से यहाँ तक में ये कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि ये कॉस इनवर्स का है, तो यहाँ से ये पार्ट ऐसे निकलेगा, ये आएगा सेक इनवर्स का, यहाँ से ये पार्ट ऐसे निकलेगा, ये जाएगा सेक इनवर्स का। अब हमारे पास जो इसमें हम सेक इनवर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, मतलब ये सेक इनवर्स का डोमेन होगा, सेक इनवर्स के डोमेन में ये सेक इनवर्स के इनपुट में ये होना चाहिए। तो हमारे पास ये देख पा रहे हैं कि ये -5/2 है, तो -2 पॉइंट समथिंग है, तो -2 -1 से 1 के बीच में सेक इनवर्स नहीं आता है, सेक इनवर्स इस डोमेन में नहीं आएगा। बट -2 है, -2 से पीछे भी आ जाओ तो -5/2 एग्जैक्टली समथिंग यहाँ पर होगा। तो अब इसमें हम इतना पार्ट, इस पार्ट को हम कह सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक में इसमें इस पार्ट में जो सेक इनवर्स का ग्राफ है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते चले, इनपुट बढ़ाते हो, वैसे ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा है -1 तक। ठीक है, तो -2 तक ही जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक में ग्राफ कैसा होगा, -5/2 भी ये आउटपुट मिला, -2 पे हमारे पास ये आउटपुट मिला, तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर इसमें सेक इनवर्स में लिखूंगा तो ये इनइक्वालिटी इन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। तो अगर इनपुट में ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है तो आउटपुट में भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेक इनवर्स अगर मैं अप्लाई करूंगा, -5/2 प्लस 1/x² प्लस 2 सेक इनवर्स -2 आएगा। और यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू विल बी सेक इनवर्स -2 एंड दिस विल बी 2π/3। Okay, so this was the whole discussion and we will continue after this. Thank you.